पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, अभी तक की कहानी में आपने देखा कि दोनों ही साइड के वकील यानी कि महेंद्र की जो वकील हैं देवी सिंह जी और नयनतारा जी जो आयुषी जी की वकील हैं, दोनों ही पक्ष ने गोलू को लेके अपना अपना मत रखा, पक्ष रखा और जज जी ने सुना भी। लेकिन जज साहब का अब आगे ये कहना है कि एक बार गोलू का यानी कि जिस बच्चे के लिए ये केस चल रहा है उसका भी बयान लिया जाए। लेकिन यहाँ पे अब गोलू को सच्चाई कैसे बताई जाए, तो इसको लेके पुष्पा के घर पे इनका आपस में बातचीत हो रहा है। तो काकू कहती हैं, हालांकि पहले महेंद्र कह रहे हैं कि मैं तो किसी भी हाल में गोलू को ये नहीं बता पाऊंगा कि मैं उसका पापा नहीं हूँ, वो मुझसे नफरत करने लगेगा। तो काकू कहती है कि नहीं महेंद्र, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, गोलू तेरा बेटा है और ये सच्चाई कोई नहीं तुझसे छीन सकता है, तू ही उसका पिता रहेगा, लेकिन तुझे ये सच्चाई बतानी पड़ेगी, तू अपनी परवरिश पर भरोसा कर। लेकिन महेंद्र जो है वो बताना नहीं चाहता है, वो गोलू को अपने मुंह से नहीं बताना चाहता है। तो पुष्पा कहती है कि अगर हम लोग गोलू को अभी नहीं बताएंगे और अचानक से उसे कोर्ट में पता चलेगा कि महेंद्र उसका फादर नहीं है, आयुषी जी उसकी माँ है, तो वो बच्चा घबरा जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन किसी भी कीमत पर महेंद्र जो है गोलू को अपने मुंह से बताने को तैयार नहीं होता है। उसे सभी को ही समझाते हैं, एटलीस्ट कि वो चिराग भी बोलता है, आशावरी भी बोलती है, सुशीला भी बोलती है, लेकिन महेंद्र पीछे हट गया है। वो अपने मुंह से गोलू को उसकी सच्चाई नहीं बताना चाहता है। तो फिर हमारी जो पुष्पा जी हैं वो कहती हैं कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं गोलू से बात करूँगी। तो इस पर सभी लोग कहते हैं कि आखिर में पुष्पा ही इस जिम्मेदारी को उठाती है। तो जैसे ही महेंद्र ये देखता है कि पुष्पा इस जिम्मेदारी को उठा रही है, तो वो कहता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, वो तेरी बात को समझता है और वो जिस तरह से तेरी बात को समझता है तू उसे समझा लेगी, लेकिन मुझसे नहीं होगा। तो काकू कहती है कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर पुष्पा ही इस बात को गोलू को समझा लेती है तो ये और अच्छी बात रहेगी। कि आगे के सीन में दीप्ति को दिखाया गया है कि वो अपने लेडी डॉक्टर से मिलने के लिए गई है। तो लेडी डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर बताती हैं कि आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो गई है और इसमें कई प्रकार के खतरे होते हैं। तो इस पर दीप्ति पूछती है कि क्या मैं प्रेगनेंसी वगैरह को कर सकती हूँ कि नहीं, मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं। तो इसमें डॉक्टर कहती हैं कि इसमें खतरा है। तो दीप्ति को समझाती हैं कि देखिए ये दवा से भी ठीक हो सकती है, यानी कि आप दवा लीजिएगा तो भी ठीक ही रहेगा, लेकिन अगर यूट्रस रिमूव करवा लेती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पर वो बोलती है दीप्ति की लेकिन मैं अभी माँ नहीं बनी हूँ और अगर मैं माँ बनना चाहूँ, तो बोली कि अगर आप सिर्फ दवा लेती हैं इसके लिए तो भी आपकी प्रेगनेंसी को खतरा है, और अगर आप यूट्रस रिमूव करवा देती हैं तब तो माँ बनने का चांस ही नहीं रहता है। दीप्ति को ये जानकर अजीब सा दुख पहुँचता है कि यानी कि यूट्रस अगर मैं रहने दूँ तो भी मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और अगर रिमूव करवा दूँ तो भी माँ नहीं बन सकती हूँ, यानी कि ना तो बिना सर्जरी के मैं माँ बन सकती हूँ ना सर्जरी के बाद बन सकती हूँ। वो इसको लेके डॉक्टर से कई प्रकार के डिस्कस करती है, डॉक्टर से वो इसका और भी कोई सॉल्यूशन पूछती है, लेकिन डॉक्टर हर बार यही बात कहती हैं कि आपकी दोनों ही स्थिति खतरनाक है। अगर आप सिर्फ दवा पे रहती हैं तो भी आपके लिए माँ बनना मुश्किल है, और अगर आप सर्जरी करवाती हैं तो माँ बन ही नहीं सकती हैं। अब ऐसे डॉक्टर से इस तरह की बात सुनने के बाद दीप्ति को काफ़ी टेंशन होता है। फिर वो डॉक्टर से तत्काल कहती हैं कि जो हो सकता है आप कीजिए। तो डॉक्टर कुछ आवश्यक दवा लिख देती हैं और कुछ खास प्रिकॉशन लेने के लिए बोलती हैं। अब इधर पकिया को धागा का पैकेट देने के बाद दाना भाई जो हैं वो जुगल को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ अपना आदमी भेजने की क्या ज़रूरत पड़ गई, आप तो मुंबई में रहते हैं, आपको धागे की क्या कमी हो गई कि आपने बावरी गांव भेज दिया अपने आदमी को। तो जुगल कहता है कि दरअसल यहाँ पर वीरेन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि मैं पटोले का काम यहाँ पर शुरू करूँ, मुहिम को आगे बढ़ाऊँ, और उसने मार्केट से सारा धागा अब खुद ले लिया है, तो मुझे शॉर्टेज हो गया, इसलिए मैं अपने आदमी को आपके पास भेजा, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा।
तो इस पर दाना भाई कहते हैं कि इसकी कोई हड़बड़ी नहीं है, और जैसे वो आपके पास आपके पीछे वहाँ मुंबई में पड़ा है, वैसे ही वो यहाँ मुझ पर भी नज़र रखे हुए। तो इस पर जुगल कहता है कि जो भी हो ताना भाई, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा, मुझे धागे की जब भी ज़रूरत पड़े तुम मेरी मदद कीजिएगा। तो उसमें दाना भाई कहते हैं कि इसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी मुझे कहिएगा, मैं मदद करूँगा। तभी वहाँ पे पुष्पा आती है और जुगल से कहती है कि चल धागा तो मिल गया, अच्छा हुआ, लेकिन हमें एडवांस के पैसे अगर नहीं मिले और अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ तो ये काम हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जुगल कहता है कि पूरी तरह से वीरेन हमारे पीछे लगा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मुझे कई बार कन्हैया शुक्ला पर भी शक होता है, कोई भी एडवांस में हम लोग पैसा बड़ा खर्च करें उसके पहले मुझे कन्हैया की कुंडली निकालनी पड़ेगी। अब इधर दिखाया गया है वीरेन से तलवार को कि वो फ़ोन पर बात करके ये पता कर लिया है कि मुंबई में धागा नहीं मिलने पर जुगल धागा कहाँ से मंगा रहा है, यानी कि उसके आदमी उसे बता चुके हैं कि वो वावरी गांव से नाना भाई से अपना धागा मंगवाया है। और ये बात वो कन्हैया शुक्ला को और सुनील को बोलता है कि मुझे मालूम था कि अगर मुंबई में धागा नहीं उसे मिलेगा तो वो बावरी जाएगा ही जाएगा और दाना भाई उसकी मदद करेंगे, ये नहीं मालूम था। तो उसके बाद कन्हैया शुक्ला कहता है कि तो अब आगे क्या करना है। अब इधर वीरेन बार बार एक बात जो है पुष्पा को कहता है कि कन्हैया शुक्ला पर मुझे ये डायमंड किंग वाली बात जो है ना मेरे दिमाग में बैठ गई है, और मुझे जब तक कि उसके बारे में पता न चल जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, और एक बार मैं उसके ऑफिस फिर से जाऊँगा। अब इधर वीरेन से तलवार जो है वो भी कन्हैया शुक्ला को कहता है कि तुम पर अगर थोड़ा सा भी शक हो गया है जुगल को तो वो तुमसे फिर मिलने के लिए आएगा, और तब तुम्हें क्या करना है ये तुम सुनो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कुछ भी वीरेन से तलवार ने कन्हैया शुक्ला को समझाया है वो हमें नहीं बताया गया है, वो कुछ सिखाया है, ऐसा चीज़ सिखाया है जो हम ऑडियंस को नहीं दिखाया गया है, नहीं सुनाया गया। अब आगे पुष्पा जो है वो जुगल को कहती है कि इतना बड़ा पैसा जो लग रहा है 22.5 लाख रुपया, अगर हम घर को भी मैं गिरवी रख दूं तो इतना बड़ा ब्याज मांग रहे जो हम चुका नहीं पाएंगे, और ये लोग पर अगर हम एडवांस का प्रेशर नहीं बनाएंगे और उनका काम शुरू कर देंगे तो खतरे में पड़ सकते। तो वीरेन से तलवार कहता है कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करके हमें इस काम में आगे बढ़ जाना है, मुहिम को रोकना नहीं है। तो पुष्पा कहती है कि तू कह तो रहा है ठीक, लेकिन समस्या एक पर एक आ रही है। अब देखना, गोलू को मुझे उसके पिताजी की सच्चाई, महेंद्र की सच्चाई बतानी है, उसकी माँ के बारे में बताना है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो जुगल कहता है कि तू इस काम में लग, कोशिश कर कि महेंद्र भाई को उनका गोलू मिल जाए। अब आगे की सीन में दीप्ति को दिखाया गया है कि वो काफ़ी टेंशन में है और वेसिन में वो अपना फेस वॉश कर रही है क्योंकि अंदर से वो काफ़ी टेंशन में है। तभी वहाँ पर पीछे से अश्विन आता है और अश्विन इस समय काफ़ी खुश मूड में है। उसे मालूम नहीं है कि दीप्ति किस तरीके के तनाव में वो पीछे से आता है और दीप्ति को पकड़ लेता है और बहुत खुश है, काफ़ी खुश है, क्योंकि उसने जो किया अपने बॉस के मित्र को उनसे मिलाने का, यानी कि मयूर सर को उसने जो उनके परम मित्र से, बेस्ट फ्रेंड से मिलाया, उसकी वो कोशिश रंग लाई है। और उसके जो बॉस हैं मयूर सर, वो काफ़ी खुश हैं और उसे कुछ इंक्रीमेंट वगैरह दिया है, कुछ शाबाशी दी है। तो वो खुशी में पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया है। वो बहुत खुशी से बताता है कि दीप्ति ये गिफ्ट तेरे लिए है, ये मम्मी के लिए है, ये चिराग के लिए है, ये राशि के लिए है। और उसे इतना खुश देखकर दीप्ति अपने बारे में कुछ नहीं बताती है। वो देखती है कि अश्विन इतना खुश है कि वो भगवान को भी प्रणाम कर रहा है, तो वो इस समय नहीं चाहती है कि उसे कोई भी टेंशन वाली बात बताई जाए। अब आगे दिखाया गया है आगे के सीन में कि गोलू जो है बप्पा की मूर्ति के आगे, यानी कि मंदिर के आगे रोज की तरह बांसुरी बजा रहा है और पुष्पा जो है वो दूर से उसे देख रही है, काकू भी उसे दूर से देख रही हैं, क्योंकि इनको इंतज़ार है देवी सिंह जी का। पुष्पा चाहती है कि गोलू को जब वो सच्चाई बताए, महेंद्र की सच्चाई, आयुषी की सच्चाई, तो उस समय देवी मैडम सामने हो, ताकि वो भी उस सिचुएशन को समझें कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ताकि वो
कोर्ट में सही से अपना पक्ष गोलू के साइड से, महेंद्र की साइड से रख सके। तो देवी मैडम आ गई हैं और काकू और पुष्पा जो हैं काफ़ी तनाव में है क्योंकि उनको गोलू को बताना है। तो देवी सिंह जी कहती हैं कि नहीं, आप इस काम को शुरू कीजिए। तो पुष्पा जो है वो धीरे से गोलू के पास आती है और कहती है कि गोलू, तू इतनी अच्छी बांसुरी रोज बजा लेता है। थोड़ी सी उसकी तारीफ करती है तो गोलू खुश हो जाता है। उसके बाद पुष्पा कहती है कि गोलू, आज तो मुझसे एक कहानी सुनेगा। तो गोलू कहता है कि हाँ, सुनूंगा। तो पुष्पा कहती है कि आज की कहानी में तुझे जरा ध्यान से सुनना है, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके बाद पुष्पा जो है गोलू को बहुत ही तरीके से धीरे 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 एक एक चीज़ बताना शुरू करती है कि किस तरह से एक औरत रहती है, वो 19 साल पहले एक बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ देती है बारिश के मौसम में, और किस तरह से एक व्यक्ति उसे उठा के लाता है, अपना बेटा बना के पालता है। और पुष्पा की पूरी कहानी को गोलू काफ़ी ध्यान से सुन रहा है। हालांकि पुष्पा को कहानी को अंत तक पहुंचाकर ये बताना है कि महेंद्र उसका पिता नहीं है बल्कि आयुषी उसकी माँ है। और देवी मैडम जो है वहीं पे खड़े होके गोलू के पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रही हैं। और पुष्पा जो है धीरे धीरे कहानी सुनाते हुए गोलू को ये क्लियर कर देती हैं कि महेंद्र ने उसे सिर्फ पाला है, उसकी सगी माँ जो है वो आयुषी है। और गोलू पे ये सारा चीज़ सुनता है, लेकिन वो अपनी भाषा में कुछ कहता है, ना 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 कुछ ऐसा कहता है जिसे कि सिर्फ महेंद्र, काकू या फिर पुष्पा ही समझ पाती है। और उसके बाद गोलू अंदर चला जाता है। अब आगे के सीन में वीरेंद्र सेतलवार अपने वकील से पूछ रहे हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट में तुमने नया क्या ऐड किया है, उसे बताओ। तो वकील उसे बताता है कि अगर कोई भी कारीगर नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहेगा या दूसरी नौकरी पे जाना चाहेगा, तो इतने सालों तक उसने जो आपके वर्कशॉप में काम सीखा या ट्रेनिंग लिया, जो एक्सपोजर पाया, उसके बदले में उसे 10 लाख रुपया देकर जाना होगा। इस क्लॉज को वो नए कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि इंक्लूड कर दो। और उसके बाद वीरेंद्र सेतलवार जो है वो 2-4 बातें और वकील से अपनी पूछता है और उसके बाद सुनील को कहता है कि ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं वो सभी कारीगरों के फाइल में लगा दो और उनको पढ़ा भी दो कि अब आगे ऐसा होगा। उसके बाद वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि जिस तरह से इस बार मैंने सबकी सैलरी दुगुनी कर दी है, तो पहले तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं, और अगर जाएगा भी कोई कारीगर तो हमें 10 लाख रुपया देकर जाएगा। अब ऐसे हालात में दोनों तरफ से फ़ायदा तो अपना ही है। अब देखिए ये पुष्पा बहन कैसे अपना मुहिम आगे बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि किस तरह से पुष्पा एडवांस का इंतजाम करेगी, क्या वो अपना घर गिरवी रख देगी, गोलू का क्या फैसला होगा महेंद्र और आयुषी जी के बीच में। तो आगे के जो एपिसोड हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे, और नए अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।